बारे में ये सवाल है। प्रॉब्लम लिखी है, इसमें प्रॉब्लम लिखा है, प्रॉब्लम डैश नई चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जिद करता है। जब तक जिद करता है जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिल जाती है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। जिद करने के दो तीन कारण होते हैं। पहला कारण है कि बच्चा पैदाइशी जिद्दी है और जिद करना उसकी नेचर में शामिल है। और दूसरा कारण है कि वो किसी और के पास वो चीज देखकर जिद करता है। दोनों ही अलग किस्म के बच्चे हैं, दोनों को अलग तरह से ही डील करना पड़ेगा। दोनों के लिए अलग ही पैरामीटर्स हैं। अगर वो बच्चा ऐसा है कि जब एक बार जिद पे अड़ जाता है तो अड़ ही जाता है, तो माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि उस बच्चे के साथ पंगा ना लिया जाए। और अगर वो बच्चा ऐसा है कि जिद करते हो, आपने डांट दिया, थोड़ा रो पीट के शांत हो जाता है, तो फिर उसको डील करने का तरीका अलग होता है। ये प्रोसेस इतनी लंबी है इस बच्चे को समझने के लिए कि कम से कम 12, 13, 14 घंटे लगते हैं आपको समझने के लिए। उसके लिए मैं अपनी एक बेसिक ट्रेनिंग है, उसका लिंक आपको दे दूंगा, जिसमें आपके बच्चे का पूरा जिक्र होगा। अगर माँ बाप अपनी बताना चाहते हैं अपनी बात, जिसके बच्चे के बारे में ये जिक्र है, जो पर्ची मेरे पास थी, वो बच्चा पहली कैटेगरी में आता है कि दूसरी कैटेगरी में, अगर आप बताना चाहें तो दूसरी कैटेगरी में आता है। तो वो जिद नहीं होती है, वो क्या होती है मैं आपको बताता हूं। तब आपका बच्चा बहुत इमोशनल कैटेगरी में आता है। तब वो केवल अपने पीयर ग्रुप में ये दिखाने के लिए वो जिद कर रहा है कि मेरे पास यह भी चीज है, मेरे पास यह भी चीज है, मेरे पास ये भी चीज है। वो केवल ये दिखाने के लिए कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने समाज के अंदर हमारे अच्छे होने के पैरामीटर्स ही ये बदल दिए। ये चीजें कहां से शुरू होती हैं? ये चीजें शुरू होती हैं जब हम इंसान से ज्यादा सामान को महत्व देने लगे। और ये कैसे होता है? जब पापा अपने बच्चे को बाहर घूमने गया हुआ है और अपने बच्चे को फोन करके बोलता है कि बेटा तेरे लिए आज मैं फलानी चीज लेकर के आऊंगा, तो बच्चा पूरा टाइम पापा का इंतजार करना बंद कर देता है और उस चीज का इंतजार करना शुरू कर देता है। धीरे 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 आदमी से कटना शुरू हो जाते हैं और चीजों से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये इसका कारण ये है। तो कभी भी अपने बच्चे के लिए बाहर से कोई सामान खरीद कर ना लेकर आए, कभी भी ना लेकर आए। अगर सामान लाना ही है तो पहले घर आए, अपने बच्चे के पास खाली हाथ आए। आपका बच्चा आपको खाली हाथ देखकर भी अगर प्यार करता है तो आप अभी कनेक्टेड हैं। फिर उसको साथ लेकर के जाए जो सामान लाना है, अगर लाना चाहते हैं तो। या फिर लेकर के आए हो तो उसको बताओ मत कि अभी तेरे लिए लाए हैं, गाड़ी में रखा है या कहीं पे रखा है। फिर घर आ गए एक बार खाली हाथ, फिर जा करके ले आओ। तो आप वो चीजों को, फिर बच्चे को आप आदमी के साथ कनेक्ट होना सिखा पाओगे और चीजों से तोड़ पाओगे। अदरवाइज आपका बच्चा और चीजों के साथ दौड़ना शुरू कर देगा। और कमाल की बात बताता हूं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, संजय जी। मैं आपको और बता रहा हूं, आपका बच्चे ने जो चीज मांगी और बड़ा जिद करके मांगी, तो आप देखोगे जैसे ही आप उसको दे दोगे, पहले दिन वो उसको चिपक के सोएगा, अगले दिन वो साइड में पड़ी होगी और तीसरे दिन पता भी नहीं होगा कहां पड़ी है। ऐसा होता है? ऐसे होता है कि यार इतनी जिद करके मांगी थी, उसके ख्याल भी नहीं रख रहा, क्योंकि वो जस्ट एक मोमेंट था जब वो उस चीज के लिए जिद कर रहा था। तो इसी तरह का बिहेवियर आने वाले टाइम में काम को लेकर होने वाला है। यानी कि जितने जोश के साथ काम शुरू करेगा, आखिर तक उस जोश को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो फिर वहां भी दिक्कत आएगी। इसीलिए इस पूरी की पूरी चीज को हमको टैकल करना सीखना है। उसके लिए आपको मेरा नंबर भी दे दूंगा मैं, मलिक साहब दे देंगे। वो ट्रेनिंग पार्ट मलिक साहब के पास है। बेसिक ट्रेनिंग सारे माँ बाप करिए,
ताकि आपको ये समझना आए कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में है, कौन सी चीजें उसको कैसे लगती हैं और किस तरह से उसको हमने आगे बढ़ाना है। मैं नंबर भी बता देता हूं, आपने व्हाट्सएप करना है जिसके लिए 95 18 17 00 00, वैसे भी याद रहेगा 95 18 17 और फिर बाकी सारे जीरो। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वैसे लगभग सेम टाइप का है। मेरे को दे दो, आप देख लीजिएगा, अलग हो तो फिर मेरे को पकड़ाते रहना। मेरा बेटा 13 साल का है, वो किसी की कोई बात नहीं मानता, हर बात का उल्टा जवाब देता है, सिर्फ अपने पापा से डरता है, उसी की बात को मानता है, उसी के पढ़ाने पर पढ़ता है। हम ऐसा क्या करें कि वो हमारी बात माने और बात का उल्टा जवाब ना दे? देखिए, हम ऐसा क्या करें कि हमारी बात माने, इसमें दो सवाल हैं। पहली बात, क्या आपको औलाद नहीं गुलाम चाहिए? ये पहला सवाल है। दूसरा, ओपिनियन में अलग होना कहां कोई जुर्म हो गया? आपसे अलग बात अगर है उसका सोच। और तीसरा, हम ऐसा क्या करें कि वो हमारी हर बात माने? क्यों माने? ये सवाल है। वो आपकी बात क्यों माने? आप मेरी बात क्यों मानोगे? मान लो मैं जो यहां बोल रहा हूं, मेरी बात क्यों मानोगे? या आप किसी और की बात क्यों मानते हो? सिर्फ इतना मान लो ना, इतना सोच लो ना, क्यों मानते हो? आप किसी की बात क्यों मानते हो? ऐसे आपके जीवन में भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना जिनकी बात आप नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? लगाओ दिमाग, क्यों नहीं मानते और क्यों मानते हो? ये दो चीज बैठ के लिस्ट बनाओ। जिसकी बात मानते हो उनकी लिस्ट बनाओ, जिनकी बात नहीं मानते उनकी लिस्ट बनाओ। जिनकी बात मानते हो उनकी खूबी लिखो और उनकी कमियां लिखो, और जिनकी नहीं मानते उनकी खूबी और कमियां लिखो। जिनकी आप नहीं मानते उनकी जो कमियों की लिस्ट बनाओगे वो आप में भी है, उस बच्चे की नजर में। सेम डिट्टो, बड़ा सिंपल है। और अगर मेरे से सुनना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बात केवल तब मानता है जब वो ये मानता है कि ये मानने लायक आदमी है। कैसे? जब तक मां अपने बच्चे को पढ़ाती है या जब तक पापा अपने बच्चे को पढ़ाता है। अभी इस क्वेश्चन में यह था, वो अब सिर्फ अपने पापा की बात मानता है। ये क्यों है? क्योंकि दो कारण है। पापा दो काम करते हैं, एक तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा खर्च पापा कर रहे हैं, और दूसरा उसके पापा ही उसको पढ़ाते भी होंगे। कारण कि उसको अभी अपने पापा के अंदर वो व्यक्ति नजर आता है जिसकी बात मानी जा सकती है। जिस दिन उसके पापा ने भी अपनी मां की तरह कह दिया, और ये तो अंग्रेजी में है, मेरे तो समझ में नहीं आता, मैं कैसे समझाऊं भाई, अपनी मैडम से ही पूछना या फिर तेरे पापा से पूछना। तो जिस दिन उसको ये कह दिया, उस दिन बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि इसको तो आता ही नहीं है कुछ, मैं इसकी बात क्यों मानूं भाई। भाई आप किसी की बात तभी मानोगे ना जब आप उसको उस मामले में अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट मानोगे। हलवाई से जाकर कभी पेट दर्द की शिकायत करते हो क्या? बताइए ना, करते हो क्या? यहां पेंट करना है, कौन सा पेंट करना है, अपने स्कूल के टीचर से पूछोगे या पेंट करने वाले से पूछोगे? बताइए ना। बाइक खराब हो गई है तो पेंटर से पूछोगे, फिर बाइक के मिस्त्री के पास जाओगे, क्योंकि बाइक का मिस्त्री आपसे ज्यादा जानता है, ये आप मानते हो, और इसलिए आप बाइक के मिस्त्री की बात मानते हो बाइक के मामले में, पेट दर्द के मामले में नहीं। पेट दर्द के मामले में आप डॉक्टर की बात मानते हो, जब पेंट करना है तो पेंट करने वाले की बात मानते हो। इसी तरह से बच्चा जिस फील्ड में आप बात बताना चाहते हो, ऐसा नहीं होता कि आपका बच्चा कोई बात नहीं मानता। आपका बच्चा आपकी वो बातें जरूर मानता है जहां आपको वो एक्सपर्ट मानता है, जहां वो आपको वो ये मानता है कि आप मानने लायक नहीं हो, वहां नहीं मानता है। तो आपको अपने आप को यह साबित करना पड़ेगा कि आप कुछ जानते हो जिससे कि वो आपको मानना शुरू करे। समझ आई ना मेरी बात? जानता मानता ज्यादा तो नहीं हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन दूं बोलो। बोलो। ये सर्विस वाले सवाल से है। पहला सवाल है कि 0.1% से 100% तक सर्विस मिलना कैसे संभव होगा। वैसे तो इसका सवाल का जवाब आ भी गया था, फिर भी दोबारा सवाल आया है। दूसरा सवाल है कि स्कूल की पढ़ाई के साथ सर्विस के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनका भी एग्ज़ाम स्कूल में ही होना चाहिए, स्पेशली 8th के बाद। और तीसरा सवाल है कि बच्चों के फ़ोन और टीवी की आदत को कैसे बदलें। वाह जी वाह, ये तीसरा सवाल काम का लगा मुझे। बाकी तो सवालों के जवाब लगभग हो चुके हैं। सवाल नंबर 1, इसमें सिर्फ एक शब्द है सर्विस, इसको काट दो आप। हमने सर्विस नहीं बोला, हमने रोजगार बोला है। हर व्यक्ति को टैलेंट दिया गया है, आपके पास वो टैलेंट है, उस टैलेंट को निखारना, पहले पता लगाना, फिर निखारना और फिर उसके लिए काम करना। आपके लिए काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है होना चाहिए या नौकरी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बताइए। काम ज्यादा महत्वपूर्ण है या नौकरी करना? नौकर होना पसंद नहीं होना चाहिए, काम करना पसंद होना चाहिए। तो अगर काम आ गया तो 100% सॉल्यूशन हो गया। दूसरी रही बात एग्जाम की, एक बात समझ लीजिए, आपके बच्चे का टैलेंट पता लगाने का कोई एग्जाम बना दे, ऐसा कोई एग्जामिनर इस धरती पर नहीं बना है। आपका बच्चा बहुत यूनिक है, परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा का ही बनाया हुआ दूसरा व्यक्ति उसके टैलेंट के हद का अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी के दिए हुए नंबरों को फाइनल जिंदगी की सफलता या असफलता का पैमाना मत मान लेना। तो एग्जाम केवल ये देखने के लिए कि मैंने कितना सीखा यहां तक तो ठीक है, लेकिन किसी को काबिल या नाकाबिल बनाने के लिए या देखने के लिए, चेक करने के लिए एग्जाम होने को मैं व्यक्तिगत तौर पर ठीक नहीं मानता। इसके लिए दूसरे रास्ते निकाले जा सकते हैं, वो जब आपको बात समझ में आ जाएगी तो निकलेंगे। मुझे इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। और तीसरा है फोन और टीवी की आदत को कैसे छोड़ें। यकीन मानिए, आपके बच्चे ना फोन देखना चाहते हैं ना टीवी देखना चाहते हैं, उनको फोन भी आपने ला कर दिया है और टीवी भी आपने ला कर दिया है। तो सबसे पहले घर जाइए, खुले में या अकेले में 2 चपेड़ खुद को लगाइए और बोलिए कि मैंने ये चीज़ घर में क्यों लेकर आया, और फिर दूसरे नंबर पे उसको फेंक के बंद कीजिए। अपना फोन अपने हाथ में लेना बंद करोगे तो बच्चे का लेना बंद करवा सकते हो। घर जाने के बाद खुद पर बैन लगाइए कि मैं घर में घुसने के बाद फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, टीवी को कभी नहीं चलाऊंगा। आपका बच्चा 3 दिन के अंदर समझ जाएगा कि मुझे भी नहीं चलाना है। 3 दिन खुद बंद कीजिए, चौथे दिन बच्चे को बोल कर देखिए, टक से मान जाएगा। और दूसरा काम यह करना है कि अपने बच्चे को टाइम पास करने के लिए क्या खेल खेलना है आप डिसाइड कीजिए। गिल्ली डंडा लेके जाइए ना ग्राउंड में अपने बच्चे के साथ, चल आज गिल्ली डंडा खेलते हैं। गोड़ियां लेके जाइए ना, अपना कंचे लेके जाओ ना, चल आज खेलते हैं। आप अपना कुछ भी लुका छिपी का खेल अपने बच्चे के साथ खेल कर देखिए। अगर उसको इतना सा भी याद आ जाए तो उसके साथ खेलने के लिए उसकी उम्र के बच्चे हैं कहां आपके पास समाज के अंदर? जगह कहां छोड़ी है आपने? हर पड़ोस के पास एक ग्राउंड होता था जहां उनके बच्चे खेलते होते थे। है कहीं ग्राउंड आज? आपने अपने हाथों से उनके खेलने की जगह खत्म करी। आपने अपने हाथों से अपने समाज के वो माहौल खराब किया कि आपके बच्चे के पास खेलने के लिए दूसरा बच्चा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं आपको अपने पड़ोस को भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पड़ोसी के बच्चे के साथ ही तो खेलना है उसको। इसलिए जब अगला सेमिनार होएगा तो आपके 5 पेरेंट इधर वाले, 5 पेरेंट इधर वाले सेमिनार में होने चाहिए कि आओ मिलकर के अपने बच्चों के लिए माहौल सुधारते हैं, ताकि आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को वो माहौल मिले जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। वरना ये टीवी और ये मोबाइल आपके बच्चों को बर्बाद कर देगा। इसके बाद अगला नंबर नशेड़ी बनने का है आपके बच्चे का, अगर आपने आज टीवी और मोबाइल से पीछा नहीं छुड़ाया तो इनका। यकीन मानिए अगला नंबर नशे का है। फिर आप मेरे से पूछोगे नशा मुक्ति केंद्र बता दो जहां से इसका नशा छुड़वा दिया जाए। मोबाइलों के लिए नशा मुक्ति केंद्र बन चुके हैं।
मोबाइल की लत छुड़वाने वाले नशा मुक्ति केंद्र बन चुके हैं इस देश के अंदर। ये हाल आपके बच्चों का आने वाले टर्म में होने वाला है अगर आप आज नहीं चेते तो। नेक्स्ट अगला सवाल है, प्रॉब्लम है अटेंशन और रिप्लाई की, बच्चा 4.5 साल का। अगर 4.5 साल के बच्चे को प्रॉब्लम है अटेंशन की और रिप्लाई की, उसके 2 ही कारण हैं कि जो भी व्यक्ति उसको पढ़ाता है उसमें सब्र नाम की चीज नहीं है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। अगर आपने अपने बच्चे को सुनना ही नहीं सिखाया है तो वो रिप्लाई भी देना नहीं सीखेगा। और सुनना सिखाने के लिए एक ही एक्टिविटी है और वो है स्टोरी टेलिंग, कहानी कहना। घर में दादी नानी अगर नहीं है तो कहानी कौन कहता होगा उसको? बच्चा सबसे पहले जब अपने जीवन को शुरू करता है तो पहला काम सुनना शुरू करता है। आपको याद होगा बचपन में उसकी माँ अपने बच्चे के साथ, माँ भी, दादी भी, बुआ भी, पड़ोसन भी, ए ले 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 ले, ए मेरा बेटा, ए मेरा, वो कुछ जवाब नहीं दे रहा लेकिन पूरा दिन हम उससे बात कर रहे हैं। फिर हमको फटाफट जवाब चाहिए उससे, जल्दबाजी में जवाब चाहिए, सब्र नहीं है। वो सब्र पैदा कीजिए, सुनना सीखिए, समझना सीखिए, अपने बच्चे को जानिए, उसके बाद स्टेप होगा। उसके बाद की बारी आएगी। ये तो जो आप करना चाह रहे हो ना कि हमारे बच्चे को ये चीज मतलब कैसे सिखाएं, तो अटेंशन आ जाएगी अपने आप से अगर आपको जल्दबाजी नहीं होगी तो। मतलब आपको अगर जल्दी नहीं है ना उत्तर की तो अटेंशन आ जाएगी। पहले अटेंशन देना सीखिए, बच्चा अटेंशन देना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। आपको अगर 1 घंटा मिला है, उसी 1 घंटे में आपको सारे सवाल जवाब सब खत्म करने हैं तो बच्चा आपका कुछ नहीं सीख पाएगा। बच्चे की अपनी स्पीड होती है, उसको अपनी स्पीड से सीखने दीजिए, अपनी स्पीड से बोलने दीजिए। जितना हो सके 4.5 साल की उम्र के बच्चे को किताबों से दूर रखिए। किताबें मारती हैं, किताबें जिंदा नहीं रखती। किताबें ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा हमारा किताबों की तरफ दौड़े, ना कि किताबों से दूर। आपने जो ये अटेंशन और रिप्लाई की प्रॉब्लम बताई है ना, ये केवल पढ़ाई से रिलेटेड बताई है। जीवन में उसके साथ, उस बच्चे के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन भविष्य में जीवन में भी ऐसा ही हो जाएगा अगर आपने किताबों की जगह कहानियां नहीं रखी तो। और किताबें लाना ही चाहते हो ना तो शुरू में कहानियों की ही लाइए। पहले उसको सुनना सिखाइए, फिर उसको बोलना सिखाइए, और जो वो बोल रहा है उसको शांति से सुनिए। और उसके बाद की बात आती है पढ़ने की, और फिर आखिर में आता है लिखने की। वो माँ बाप जो अपने बच्चे को शुरू में ही लिखना सिखा देते हैं, समझ लीजिए वहीं से बच्चे की किलिंग स्टार्ट हो गई। लिखना सबसे आखिरी प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं तो आने वाले वक्त में अगर आप लोग इकट्ठे होते हैं और साथ में आकर के लड़ते हैं तो आपके बच्चों को अगर 6 साल की उम्र तक हम लिखना ही ना सिखाएं, पहले बोलना, खेलना, कूदना, हंसना, साथ रहना, दूसरी एक्टिविटी जो जीवन जीने के लिए चाहिए वो स्कूल में सिखाना चाहिए ना। स्कूल में तो हम वो सिखा रहे हैं जो जीवन के लिए चाहिए ही नहीं। आपने 12वीं क्लास तक पढ़ा, फिर आपने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर अचानक से आप इंजीनियर बन गए, और फिर कंपनी क्या कहती है मालूम है कि जो 21-22 साल सीख कर आए हो उसको अपने को घर रखाओ, अब हम बताएंगे काम क्या से करना है। ऐसे ही कहती है ना हर कंपनी, जहां भी जाते हो। यानी जो आपने सीखा वो जीरो, किसी काम का था ही नहीं। जब किसी काम का था ही नहीं तो उसके ऊपर अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण साल क्यों खराब करें? इसका सवाल कोई पूछने वाला नहीं है, और आपके बच्चे भी वो सवाल अपनी जिंदगी में पूछ नहीं पाएंगे यदि आप आज अपने आप से नहीं पूछ पाओगे। इसलिए आपके बच्चे के वो 20-22 साल बर्बाद ना हो, उसके लिए जरूरी है आप अपने जीवन का 1 साल अगर इस चीज को लगा लें कि हम इस विद्यालय को ये चीज खड़ा करने में मदद करेंगे। हमको 1-2 साल तो सिर्फ सिस्टम बनाने में लगेंगे ना, आपके सहयोग के बिना कैसे कर पाएंगे? हम लोग नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बताऊं। तो आपके बच्चे के 20 साल बर्बाद ना हो या पूरी जीवन बर्बाद ना हो, इसके लिए आप अगर 1 साल इन्वेस्ट कर दोगे तो आप कुछ ना कुछ ऐसा अपने बच्चे को दे जाओगे जिसकी वाकई में उसको जरूरत है। वरना सब कुछ अगर आप हमारे ऊपर छोड़ दोगे तो शायद हम उस लेवल पर नहीं कर पाएंगे। हम अपनी असमर्थता बता रहे हैं, आप हमें आकर ऊर्जा और साथ देंगे तो आपके बच्चों के लिए वो रास्ता भी निकालेंगे, आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है।
मेरा बेटा, ये अगला सवाल है, मेरा बेटा 5वीं कक्षा में है, हम दोनों पति पत्नी वर्किंग हैं। कोरोना के बाद से मेरा बेटा अकेला खुश रहता है और फ़ोन से ज़्यादा जुड़ गया है। उसके चेहरे से फील होता है कि उसके मन में कोई बात है, लेकिन बार बार पूछने पर भी वह बताता नहीं है और हर संभव प्रयास के बाद भी अपनी लिखाई पर ध्यान नहीं देता। कोई उपाय बताएं। एक ही चीज़ है, आपने सवाल इसके अंदर अपने आप, इस सवाल के अंदर ही आपने जवाब दे करके भेजा हुआ है कि कोरोना के बाद से मेरा बच्चा फ़ोन से ज़्यादा जुड़ गया है। मैं आपको बता दूं, ये लॉकडाउन केवल आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए ही लाया गया था। कोई बीमारी इसके अंदर नहीं थी और सारी दुनिया की सारी सरकारें उद्योगपतियों के साथ मिलकर ये पूरा षड्यंत्र कर रही थी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, ऑनलाइन एजुकेशन का बर्बादी का रास्ता अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, तो मुझे आपके बच्चों पर दया आती है। अपने घर से इस फोन वाली बीमारी को उठा करके फेंक दीजिए जितना जल्दी हो, और अगर फेंक नहीं सकते तो बंद करके ऊपर रख दिया करें जब आप घर में जाएं। जब आप घर में जाएं तो फोन इस्तेमाल नहीं करना है, ये नियम बना लें आप। आपका बच्चा हफ्ते भर बाद, 3-4 दिन के बाद आपको समझने लग जाएगा। नियम बना लें कि नहीं यूज करना मतलब नहीं यूज करना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी के अभी बता रहा हूं, 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक भारत भर से आए हुए 200 लोगों की ट्रेनिंग हमने भिवानी में की थी। एक शिविर लगाया था 7 दिन का। उस 7 दिन के शिविर में हम दिन में कुछ एक्टिविटी कराते थे। सुबह 4 बजे हम लोग सबको उठाते थे, 3:30 बजे। 3:30 बजे उठाने के बाद उसके बाद हमारा एक नियम था कि रात को 9 बजे के बाद कोई भी फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। दिन में हम उनको बिजी रखते, 8 बजे हम उनको छोड़ते, 9 बजे के बाद कोई यूज नहीं करता। धीरे 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 ऐसा हुआ कि जो बीच का टाइम मिलता था 8 से 9 का या 7 से 9 का, उस टाइम में भी लोगों ने फोन करना बंद कर दिया, यूज करना। और 1 हफ्ते के बाद जब बच्चे वहां से गए, जितने भी वहां से लोग गए, सब के सब फोन यूज करना बंद कर चुके थे। आपको पूरे दिन में असली काम का जो काम है ना, टाइम जो फोन पे आप देखिए, सिर्फ काम का कितना यूज करते हो आप। सब कुछ फिजूल, सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, रील देख रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, काम का कुछ भी नहीं देख रहे हो। जो सामने आ रहा है उसी को देख रहे हो। ये बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। और अगर आपका बच्चा फोन से जुड़ चुका है, यकीन मानिए वो बच्चा, उम्र इसके अंदर नहीं, 5वीं कक्षा में 10 साल का है, तो समझ लीजिए कि वो अब अडल्ट होने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि आपके बच्चों को जो परोसा जा रहा है वो अश्लीलता के अलावा कुछ भी नहीं है। केवल अश्लीलता परोसी जा रही है, नशा और अश्लीलता। यानी पूरे समाज में अगर गेम भी चलते हैं ना, तो मोबाइल में गेम कैसे हैं आपके बच्चे के मालूम है? बंदूक चलाता है वो गेम के अंदर, सामने वालों को मार रहा है वो गेम के अंदर, हथियार चला रहा है वो गेम के अंदर। आपके बच्चों को हत्यारा और रेपिस्ट बनाने की तैयारियां चल रही हैं। आपको इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। सारी पूंजीवादी ताकतें इस काम पे लगी हुई हैं और उन्होंने हथियार बनाया सरकारों को और आपको लगा दिया अपना काम धंधा चलाने में। पूरा सिस्टम बर्बाद कर देंगे ये लोग अगर आप लोग नहीं चेते। इसलिए इस फोन का इस्तेमाल खुद से बंद करना पड़ेगा और ये पूरे माहौल को बनाना पड़ेगा, पूरे गांव को बैठ के जगाना पड़ेगा। अगर आप लोग, अगर मलिक साहब को ये बोल दोगे कि हमने डॉक्टर साहब का कार्यक्रम एक गांव में करवाना है, आप गांव के लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, हम आपके गांव में आकर आपके लोगों को समझा जाएंगे। लेकिन आपके बच्चे को बचाने के लिए आपको अपने पड़ोस के बच्चों को बचाना पड़ेगा। रास्ता ही नहीं है ना। आप अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दे रहे हो, लेकिन आपके बच्चे के पास तो है, पड़ोस के पास, पड़ोस के बच्चे के पास, उसके दोस्त के पास, वहां जाएगा। होता नहीं था, माँ बाप ने जब टेलीविजन नहीं ला करके दिया तो आपकी बहू बेटी, आपके बच्चे पड़ोसी को जाकर देखने लगे, पड़ोसी दुत्कारने लगे कि रोज रोज यहां आ जाते हैं, तो आपने कहा चलो हम अपना ही ले आते हैं। ऐसे करके तो टीवी आने शुरू हुए थे घरों में, ऐसे आने शुरू हुए थे ना। तो आप पड़ोसी पे थे, इसीलिए आपको लाना पड़ा।
अब आपको बंद करना है तो पड़ोसी का पहले बंद करवाना पड़ेगा, और बंद करवाने के लिए जबरदस्ती तो आप बंद नहीं करवा सकते, समझाना पड़ेगा, और समझाने से एक बार में समझ में नहीं आता, बार बार समझाना पड़ेगा, और बार बार समझाने के लिए समय लगाना पड़ेगा। इसीलिए बार बार मैं ये बात कहता हूं कि आपके बच्चे का पूरा जीवन बर्बाद ना हो तो 1 साल अपने बच्चे के लिए आसपास पड़ोस गांव को जागृत करने पे लगा दोगे तो ये 1 साल की असली उपयोगिता होगी कि आप अगली पीढ़ी को नशेड़ी बनने से बचा लोगे। अगर इसको छोटा अभियान मानते हो तो फिर ये आपकी गलती है। ये बहुत बड़ा अभियान है जो शुरू कर रहे हैं मलिक साहब यहाँ गोहाना में आपके स्कूल से। ये अभियान पूरी क्रांति लेकर के आएगा, पूरी की पूरी पीढ़ी को बचाएगा, और इसके लिए आपको सहभागी बनना पड़ेगा हमारा। अगला सवाल है, 5 साल की उम्र है तो हम अपने बच्चे की स्किल को कैसे सर्च करें? और दूसरा सवाल है कि हम क्या प्रयास करें कि अपने बच्चे की नॉलेज को बढ़ाया जाए? नॉलेज को इन द सेंस ऑफ सोशल एंड सब्जेक्ट। नॉलेज को बढ़ाने का काम समाज करता है अपने आप से। आप अपने बच्चे को सामाजिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा उसका नॉलेज बढ़ रहा है। रही बात उस बच्चे की स्किल पता करने की, तो मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, मलिक साहब भी दे देंगे, आप वो ट्रेनिंग कर लीजिए एक बारी। आपको अपने बच्चे का सारा टैलेंट, और सिर्फ बच्चे का नहीं, आपकी पत्नी का, आपके पति का, आपके भाई का, आपके बहन का, आपके फादर का, आपके मदर का, आपके दोस्तों का, आपके रिलेटिव का, सबका बिहेवियर समझ में आ जाएगा आपको, सबका, कि ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, सब समझ आ जाएगा। यही अपने को करना है। एक बार समझ में आ गया कि हमारा समाज कैसा है, हमको उस समाज को बदलना, समझाना ईजी हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरा बेटा यूकेजी में है जो घर पर किसी की भी बात नहीं मानता और घर से बाहर घूमने में खुश रहता है, फ़ोन देखता रहता है। मुझे देते जाइए। घर पर किसी की बात नहीं मानता और बाहर घूमने में और फ़ोन देखता रहता है। फ़ोन के लिए तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। और बाहर घूमता रहता है, इसके पीछे के कई सारे कारण हैं। बाहर वो गाड़ी में या बाइक पर घूमना चाहता है, या ऐसे ही पड़ोस में घूमता रहता है, या फिर वो आपकी बात नहीं मानता है तो वो किस तरह से नहीं मानता है, इस पे डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी, केस स्टडी, कि वो किसका बच्चा है। अगर आप बताना चाहें तो किसका सवाल है ये? नहीं बताना चाहें तो कोई बात नहीं, हम अकेले में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा है कि वो खाना भी, यानी रोटी या दाल या सब्जी भी शक्ल देखकर पसंद या नापसंद करता है, मतलब ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपने देखे होंगे ना, जो स्वाद से नहीं, जो शक्ल से देखते हैं कि कैसी सब्जी बनी है या कैसी रोटी है, वो अगर उस कैटेगरी में है या दूसरी कैटेगरी में है तो फिर उसके अलग अलग बात के अलग अलग मतलब होते हैं, तो वो निकालना पड़ेगा। आप लोग नहीं बताना चाहते तो आप अलग से मिलिएगा मुझसे, फिर इस बारे में लंबी चर्चा आपसे की जा सकती है। बाकी मेरी ट्रेनिंग में इस बच्चे का जिक्र मैंने किया हुआ है, जो आप ट्रेनिंग करोगे तो इस बच्चे का जिक्र उसमें है, वो ट्रेनिंग कर लो, आपको पता चल जाएगा। गुड़िया है 5 साल की, उसने लिखा है हर एक बच्चा खुश रहना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। बच्चे की हॉबी को समझकर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अगर उसको आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं तो बच्चा खुश होकर पढ़ लेगा। बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ हमारे समाज के बारे में भी जागरूक रखना चाहिए ताकि वह हर घटना के शिकार न बन सके। ये तो सुझाव है लगता है। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, एकदम सही कहा, उसकी हॉबी को समझ करके। और कई बार कई बच्चों की हॉबी ऐसी होती है कि हमें मालूम नहीं चलता है कि उसकी हॉबी है वो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका बच्चा जब आप उसको कलर करने को बोलते हो, जब आप उसको पेंटिंग करने को बोलते हो, टीचर ने कहा इसमें कलर करना है। कलर करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि बेटा आप ऐसा करो, इसके किनारे किनारे पहले कवर कर लो, अंदर से कलर कर दो और फिर आराम आराम से कलर करते रहो। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा बच्चा है, वो ठाकता है कलर ऐसे ऐसे कर देता है, आधा बाहर निकल गया, आधा अंदर रह गया, आधा छूट गया, आधा वो। तो जो देखने वाला होगा, जिसने अच्छे से कलर किया होगा, उसको बोलेगा ये कलर बहुत अच्छा करता है, ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है। जो ये वाला बच्चा है जो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है आपकी नजर में, ये वाला बच्चा
कॉपी बहुत अच्छा करता है, मतलब हूबहू चीजें बना देता है, लेकिन असली आर्टिस्ट वो है जो ऐसे ऐसे करके करता है कलर, जो बिल्कुल साफ सफाई से नहीं कर पाता, वो रियल आर्टिस्ट है। यानी हमारा देखने का नजरिया एकदम से उल्टा है उन बच्चों को, असली टैलेंट को। तो वो हॉबी को देखने का नजरिया समझाना कैसे है वो आपको मेरी ट्रेनिंग से मिल जाएगा, और लॉजिक आपका, सुझाव आपका एकदम से सही है। आज के दौर में बच्चे बहुत जिद्दी स्वभाव के हो गए हैं। अगर उन्हें किसी भी वस्तु की इच्छा है या वो किसी दूसरे बच्चे को देखकर वह इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं तो उनको कैसे नॉर्मल किया जाए, क्योंकि वह अपना 100% देना बंद कर देते हैं अगर उनकी इच्छा या ज़रूरतें पूरी नहीं होती। दूसरा सवाल है, अभिभावक और अध्यापक दोनों साइड से ही बच्चे पर फर्स्ट आने का दबाव बनाया जाता है। अगर ये नहीं किया जाए तो बच्चे पढ़ाई को लेकर उदासीन हो जाते हैं, तो कैसे बच्चों को उत्साहित किया जाए? सवाल जायज़ है। सबसे पहली बात, दूसरे की वस्तु को देख करके उस वस्तु का, अगर वो उस वस्तु की जिद कर रहे हैं तो मैंने इसका जवाब दे दिया है, पड़ोसी के बच्चे पर काम किए बिना आप अपने बच्चे पर काम नहीं कर सकते। हो गया ऑटोमेटिकली। अगर पड़ोस में भी यही विचार आ गया जो आपका विचार है तो समाधान हो गया। नंबर 2, अभिभावक फर्स्ट आने का दबाव है, पढ़ाई के प्रति उदासीन। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बच्चे की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है और वो होती है सीखना। पढ़ाई में जो हो रहा है वो सीखना नहीं हो रहा, वो याद करना हो रहा है। स्कूल में जो बच्चा आता है ना, वो केवल याद कर रहा है, सीख नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही ऐसी एक्टिविटीज चालू होंगी कि वो रोज कुछ नया सीखेगा, उदासीन नहीं होगा, उत्साहित हो जाएगा हमारा बच्चा। इसीलिए हमको पहले नंबर पर आने के लिए तैयारी नहीं करनी है, और जब तक याद करना रहेगा, हमारा एग्जाम का पैटर्न मेमोरी बेस रहेगा, तब तक सीखना नहीं हो सकता। इसीलिए हमको आपकी मदद चाहिए कि ये नंबरों वाला, कंपटीशन वाला मेथडोलॉजी या ये तरीका नहीं चाहिए। हमको तरीका क्या चाहिए कि मेरा बच्चा आज जितना सीख कर आया है, अगले दिन बस उससे आगे सीखाए, कुछ भी सिखाए। रोज का जो सीखने की प्रक्रिया है वो उसको कितना सिखा देगा आपको अंदाजा भी नहीं है। सीखते हुए बच्चा कभी भी उदासीन नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। बच्चे के अंदर बहुत आग होती है नया सीखने की। ये टीचर्स को और पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा, उसी दिन हम अपने बच्चों को रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे। नोटी है हाँ, हाउ टू टैकल ए नोटी चाइल्ड। हाँ, आपने क्या टैकल है वो आपको अपने आप ही टैकल कर लेगा। ये कॉमन क्वेश्चन समझे ना? व्हाई आर चिल्ड्रन सो अनग्रेटफुल नाउअडेज। नॉटी बच्चे की खासियत बताऊं मैं आपको। सबसे पहली बात, मुझे आपने एक्सप्लेन नहीं किया ये नॉटी किसको कहते हैं। जिनको आप नॉटी कहते हो उस बच्चे की सबसे खास बात क्या है कि वो अभी भी अपनी मस्ती के बहाने ढूंढ पा रहा है, वो अभी भी आपकी गुलामी की जंजीरों को नकार रहा है, वो अभी भी अपनी मर्जी से सोच पा रहा है। तो आपके लिए ये वरदान है कि आपका बच्चा अभी भी नॉटी बचा हुआ है। अगर आपके बच्चे में शरारतें बची हुई हैं तो उसका बचपन बचे होने के चांस बचे हुए हैं। अगर आपका बच्चा बिल्कुल मशीन हो चुका है, जब कहते हो जब उठता है, जहाँ कहते हो वहाँ चला जाता है, जहाँ पढ़ने को कहते हो पढ़ लेता है, ऐसी मशीन का करोगे क्या? वो तो बच्चा रह गया है, इसमें ही मुझे डाउट है। तो बच्चे को टैकल क्या करना है? ऐसे बच्चे को हमको माहौल देना है कि अपने उस नॉटीनेस का इस्तेमाल कैसे करें, उसके बरकरार रखते हुए वो नया कैसे सीखे और अपने आप को समाज के लिए उपयोगी कैसे बनाए। उसके नॉटी होने को टैकल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। और किस तरह का नॉटी है ये समझने के लिए आपको मेरे को बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। Why are children so ungrateful nowadays? देखिए, अनग्रेटफुल तो इसलिए है क्योंकि आपने उनको अनग्रेटफुल बना दिया है।
उनके मांगने से पहले चीजें आ गई है, जरूरत से ज्यादा आपने दे दिया है, समय चाहिए वो आपके पास नहीं है, बच्चों को चाहिए समय, वो आप दे नहीं रहे हो, आप दे रहे हो सामान। सामान के लिए क्या ग्रेटफुल होना किसी का। साथ लग के कितनी सामाजिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, साथ मिलकर के कितने काम करते हो दूसरों को मदद करने के, अपने बच्चे को कमाने का कितना मौका देते हो। कमाया है कभी? मैं 4th क्लास में कमाने लग गया था, आप भी लग गए होंगे कुछ ना कुछ कमाने उस दौर में। अपने डंगरों को पानी पिया के लाना, अपने डंगरों को जंगल में चरा के लाना, हम काम किया करते थे। अपने भैंस नुआ दिया करते, आप अपना काम करते थे। अपने बच्चे क्या काम करते हैं भला पूरा दिन? कोई भी ऐसा काम करते हैं कि आपको मदद करती हो? कोई भी काम नहीं करते हैं। अभी मेरा बेटा छोटा था ना, तब वो मुझे बोलता, उसको पढ़ने का शौक पैदा कर दिया मैंने। फ्राइडे को बोलने लग जाता कि पापा जी फ्राइडे आ गया, मेरे को अब सैटरडे संडे मेरी छुट्टी है, तो मेरे को 4-5 किताबें दे दो, मैं छुट्टी वाले दिन पढ़ दूंगा, रगड़ दूंगा सबको। मैं उसको बोलता था नहीं, पहले तुझे कमानी पड़ेगी किताबें, तब मिलेंगी। मैं कैसे कमा सकता हूं? अर्न करो बेटा। कैसे कमाऊं? एक काम करो, तुम अगर अपनी कबर्ड को पूरी को सेट कर दोगे तो तुम 2 किताबें कमा लोगे। मैं उसको ये नहीं कहता हूं बदले में दूंगा, तुम कमाओगे अपने काम से। मेरी कबर्ड भी साफ कर दोगे तो 3 किताबें उसकी, मम्मा की कबर्ड भी साफ करके सारी सेट कर दोगे तो 3 किताबें उसकी, ये वाला कमरा साफ कर दोगे तो 2 किताबें इसकी। ये कमाई है तुम्हारी। तुम कुछ काम कर रहे हो, उसके बदले में तुमको कमाई मिल रही है। तुम अपना जो पूरा हफ्ते का काम पेंडिंग पड़ा उसको कर लोगे तो 2 किताबें उसकी। वो कमाता था, उसने सारी किताबें कमाई हैं, सब कमाई हुई है। इसीलिए आज उसका कोई कजन उससे किताबें मांगता है तो जैसे लाइब्रेरियन इश्यू करता है, ऐसे रजिस्टर लगा रखा है कि ये किताब लेकर के गया, इतनी तारीख को लेकर के गया, ये वापस दे के जानी है तुमने, ये मेरी कमाई हुई किताबें हैं, ऐसा बोलता है वो। आप अपने बच्चे को कमाना सिखाइए, वो मतलब कुछ भी वो कर रहा है समाज के लिए थोड़ा सा भी करेगा, उसको फीलिंग आएगी कि मैं किसी काबिल हूं। जब उसको ये फीलिंग आएगी कि मैं किसी काबिल हूं तो ग्रेटफुलनेस अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। बच्चों की जिद कैसे छुड़वाएं तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाएं? नहीं, यही समझना आना है और यही समझने के लिए यहां बैठे हैं। बच्चों की जिद नहीं छुड़वानी है। पहले तो आप देखो ना कमाल की बात, कैसे पेरेंट हैं। पहले तो उनको बोलते हैं चलना सीखो, फिर कहते हैं टिक के बैठ जा। पहले बोलना सिखाते हैं, फिर कहते हैं चुप हो जा। पहले तो जिद छुड़वा देंगे, फिर कहेंगे बेटा अपने जीवन का टारगेट बना लो और तब तक नहीं रुकना जब तक उस टारगेट को पूरा ना कर लो। जिद मारना शुरू कर दोगे तो बच्चा अपने जीवन में उस जिद को कैरी कैसे करेगा? जिद बनी रहे अगर बच्चा जिद्दी है, अगर वो जिद्दी है तो। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले जो संजय जी थे, उनका जो बच्चा था वो पैदाइशी जिद्दी नहीं था, मतलब उनका बच्चा पैदाइशी जिद्दी नहीं है, उन्होंने जिद करना किसी दूसरे बच्चे से सीखा हुआ है। सीखी हुई जिद उसको छुड़ाना आसान होता है, वो उसकी होती ही नहीं है। लेकिन बच्चा पैदाइशी जिद्दी है तो उसकी जिद के लिए उसको टास्क देना है कि जिद की दिशा बदल जाए। तो वो कैसे देना है, वो अपनी ट्रेनिंग में दिया हुआ है। वो थोड़ा टाइम आप लगाइए, सब कुछ रेडीमेड तो मैं भी नहीं दूंगा, आपको भी कमाना पड़ेगा। अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो। एक्टिविटीज़ के प्रति बच्चे नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव थिंग्स के लिए इन्वॉल्व कैसे करें? पॉजिटिव चीजों के लिए इन्वॉल्व कैसे करना है? जब तक आप उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, उस बच्चे के लिए कोई चीज पॉजिटिव नहीं है। यहां सिर्फ बच्चों को बोला जा रहा है तुमने करना है। मैं क्यों करूं भाई? खाली सारे इन्वॉल्व होते हैं तो करो। अगर आप कल को कहोगे, स्कूल को बोल दोगे, मुझे कह दोगे, अच्छा एक बात बताइए, जो डिस्कशन यहां चल रहा है ये नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? बताइए, नेगेटिव बदलाव की तरफ है या पॉजिटिव बदलाव की तरफ है? पॉजिटिव है। ये मैं भी तब तक नहीं करूंगा जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे।
हम सबको करना पड़ेगा ना, बच्चे को ही क्यों करना पड़ेगा वो पॉजिटिव? आप क्या कर रहे हो पूरा दिन? उसके सामने बैठ करके, गाड़ी में बैठ करके उसकी बुआ की भी बुराई कर रहे हो, सास की भी कर रहे हो, ताऊ की भी कर रहे हो, चाचा की भी कर रहे हो, सारे देश की तो बुराई कर रहे हो। सारा दिन तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखो जरा अपने मुंह से कितनी बार ना निकलता है, देखो जरा कितनी बार कोसते हो किसी को, देखो जरा कितनी बार नेगेटिव बातें करते हो, कैलकुलेट करके देखो कितनी पॉजिटिव करी और कितनी नेगेटिव, और वो बच्चा कितनी बार साथ में था। प्योर नेगेटिविटी फैलाने का ठेका उठा रखा है हम लोगों ने। पॉजिटिविटी फैलाने की तरफ दिशा में काम करो, अपने आप पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। बच्चों को अपनी ज़िंदगी में खुश रहना तथा संतुष्ट रहना कैसा सिखाया जाए ताकि वे दूसरों की चीज़ों से तुलना ना करें, अपनी चीज़ों के प्रति उनमें ग्रेटिट्यूड नहीं है। बस देख लीजिए आप, मेरे ख्याल से आज के सेशन में यह हो चुका है कि आपको अपने बच्चे को जब तक दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते रहोगे, कंपटीशन की भावना जब तक रहेगी। देखिए, साथ मिलकर के करना अलग होता है। हमने 7 दिन एक्टिविटीज करवाई अपने साथियों को, जो मैं ट्रेनिंग की बात बता रहा हूं। उस 7 दिन में एक भी दिन कोई भी टीम हारी नहीं, क्योंकि हमारा नियम है कोई नहीं जीतेगा जब तक सब नहीं जीतेंगे। कोएग्जिस्टेंस का यह नियम है। अगर एक भी आदमी का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग उस कड़ी में कमजोर पड़ रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को संतुष्ट रहना और खुश रहना केवल तब सिखा सकते हैं जब हमारा बच्चा वही काम करे जिस काम के लिए परमात्मा ने उसको पैदा किया है। वैसे काम करने के लिए उसको माहौल दे दो, वो अपने आप पॉजिटिव और संतुष्ट रहना शुरू कर देगा। अगला सवाल है, हाउ वी चेंज आवर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, हाउ वी सेव आवर चिल्ड्रन फ्रॉम एडिक्शन, हाउ वी इम्प्रूव आवर चिल्ड्रन कंपटीशन। देखिए, ड्रग्स, ड्रिंकिंग, इनसे बचाने के लिए एक ही रास्ता है, संवाद, चर्चा, और अपने बच्चे को ऐसे कामों में एंगेज करना जिन कामों को करके वो पूरा दिन अपना एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल कर सके। क्या आपके बच्चे के पास कोई भी ऐसा काम है जिसको करने के बाद वो नींद, भूख, प्यास, समाज, हर चीज को भूल जाता है? यदि ऐसा काम नहीं है, यकीन मानिए आपका बच्चा नशेड़ी बनने के लिए तैयार हो रहा है, और वो ढूंढना आपका काम है कि वो बच्चा क्या काम करे कि जिसमें डूब जाए। वो हम मदद कर सकते हैं, लेकिन आना होगा आपको, आगे आपको आना होगा, रास्ता दे देंगे इसके लिए। रही बात, दूसरा सवाल इसमें पूछा हम सराउंडिंग को कैसे बदलें, यही तो बात बोल रहा हूं। पड़ोस को सुधारे बिना अपने बच्चे को नहीं सुधार सकते, और पड़ोस को सुधारने के लिए पहले संवाद करना पड़ेगा, संवाद के लिए चर्चा करनी पड़ेगी, चर्चा के लिए चर्चा का बीज उनके दिमाग में डालना पड़ेगा। आज जाओगे अपने 10 पड़ोसियों को बुलाओ, उनको हलवा खिलाओ। हलवा तो ख्वाहिश का है, आजा भाई हलवा बना रखा है, आज हलवा खीर खावांगे बैठ के। शाम में बैठ के हलवा खीर खाओ, छत पे बैठ के, छत पे बैठ के चर्चा करो। भाई आज उड़े गए थे ईश्वर स्कूल में, उड़ा नूर नू करके बात चल रही थी बच्चों के ऊपर, और भाई मन तो पसंद आई, मन ने ऐसा लगा अपन सारा ने पड़ोस वाला ने मिलकर और सभी बच्चों के लिए माहौल बनाना चाहिए। और माहौल बनाने के लिए अगली बार डॉक्टर साहब आओगे सारे चलांगे, इतना तो कर सके? बताओ जी, नहीं कर सकते क्या? ऐसा लग रहा है जैसे धक्का हो रहा हो। जबरदस्ती है क्या आपके लिए? ये तो करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आज कर लो और 6 साल बाद कर लियो, और जब नशेड़ी हो जाए जब कर लियो, क्योंकि फिर पोता पोती बचाने मुश्किल हो जाएंगे। भाई जब तक आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर पोता पोती ने तो और खराब माहौल मिलेगा, फिर उसको बचाने के लिए निकलना पड़ेगा। जब बूढ़े हो जाओगे आपको निकलना तो पड़ेगा ही। फिर उस दिन कहोगे यार उस दिन मान ली होती तो डॉक्टर साहब वाली बात के माहौल थोड़ा सुधर ही जाता। बाकी देख लो, आपकी मर्जी है। ये बच्चा है रुद्र LKG में, लिखा है कि जब पढ़ाई की बात करो तो रिस्पॉन्ड नहीं आता, और गेम की बात करो तो कितना भी बात करेगा। तो कमाल की बात है, इससे अच्छी बात क्या है? खेल ही दे देंगे इसको, खिलाड़ी बना देंगे इंटरनेशनल लेवल का, क्या दिक्कत है? क्या करेगा पढ़ के? वैसे भी पढ़ के तो नौकरी करेगा। नौकर मतलब नौकर, नौकर मतलब गुलाम।
तो अपने बच्चे ने गुलाम रखना चाहो कि सब बदन खेलता हंसता देखना चाहो, हंसता खेलता देखना, तो उसके लिए तैयारी करना, माहौल तो देना है, बस ट्रेनिंग देनी, माहौल देनी। प्लेयर बनकर ना देखो अपनी खेल के सामान की दुकान खोल सके, खेल के दुकान का सामान बनाने की फैक्ट्री खोल सके, कोच बन सके, अपनी एकेडमी खोल सके, अपना और खेल जो पैसा कमावा वो भी कमा सके, और समाज ने पूरे ने रास्ता दिखा सके। दुनिया जान के काम है खेल के साथ जुड़े हुए, तो क्या नहीं है खेल के अंदर, तो कोई टेंशन ही नहीं, और अच्छी बात है। और जब पढ़ने वाला होगा, जब आप रिपोर्ट सुनोगे, जब आप ये ट्रेनिंग सुनोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पढ़ क्यों नहीं रहा यार, खेल क्यों रहा यार, किस क्या रीजन है, उसका पूरा डिटेल पता चल जाएगी आपको। ये अगला जो सवाल है इसका वैसे तो जवाब आ ही गया, फिर भी ये पूछा है कि बच्चे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाने के लिए क्या करें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब जिले का सबसे बड़ा गुलाम, सबसे वाहियात आदमी, जिसका कोई समाज की तरफ ध्यान नहीं है, जिसका काम है सिर्फ नेताओं की चाकरी करना और लूटना, जिसको लूटना, लूट का हिस्सेदार बनना, यह काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आज के टाइम पे कर रहे हैं। ऐसा रट्टेबाज जो ग्रेजुएशन के बाद रट्टे मारना शुरू करे 18-18 घंटे, और रट्टे मार के इंटरव्यू में वो जवाब दे जो उनको सुनना है, देश की भलाई के लिए अच्छा वो नहीं, वो जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है। और फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ट्रेनिंग होती है, तो वहां मसूरी में ये सिखाया जाता है कि तुमने समाज से बात नहीं करनी, बात कर ली तो समाज के लोग सिर पर चढ़ जाएंगे, और एकांत में कोठी लेके पड़ा रहता है हमारे पैसे से और हमारी बात नहीं सुनता। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। ऐसा बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, पहले देख लीजिए आपका बच्चा किस टैलेंट के लिए पैदा हुआ है, फिर उसको वही बनाना। अगर वो कलेक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है तो कलेक्टर भी बना लेना, लेकिन उससे पहले अगर जानकारी में, रिश्तेदारी में कोई डेप्यूटी कलेक्टर हो, उसको बोलो कि जितनी सुख सुविधाएं हैं, जितना पैसा है, अगर ये सब आपको ना मिले तो भी क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते रहना चाहते हो? आप देखोगे एक भी व्यक्ति उस कुर्सी पर नहीं रहना चाहेगा। सब अपनी जिंदगी से नफरत करते हैं, क्योंकि मेरे सर्कल में, मेरी जानकारी में इतने डेप्यूटी कलेक्टर हैं जो सुसाइड के लेवल पर पहुंचे हुए हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, और पहले भी किया है। इसलिए कलेक्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, कलेक्टर बन के खुश रहना इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखेंगे कि वो उस रास्ते का है भी कि नहीं, फिर उसको कलेक्टर बनाने के लिए चलेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आपका बच्चा प्राइमरी का है, तब आप 5-7 साल जुड़े रहेंगे, तो उसके लिए तैयारी करने की शुरुआत होएगी जब वो 8वीं-9वीं में पहुंच जाएगा, तब शुरू कराएंगे। 8वीं-9वीं से ही उसको रट्टेबाज बनाना स्टार्ट करेंगे। ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते यकीनन वो कलेक्टर तक का जो इंफॉर्मेशन है वो दिमाग में स्टोर कर लेगा, जैसे हार्ड डिस्क में करते हैं, और फिर उसको बना भी देंगे। मुखर्जी नगर में बहुत सारी दुकानें खुली हुई है जहां बच्चे सिगरेट पी के, दारू पी के, चाय पी के कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं, और उनमें से 0.1% बच्चा पास भी होता है, 99.9% फेल होते हैं, लेकिन वो पूरी जिंदगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाले टौर में ही गुजारते हैं। इसलिए ना वो किसी से बात करते, ना किसी लायक रहते, ना वो कुछ काम करते, फिर वो सबसे नकम्मी औलाद हुआ है जो डिप्टी कलेक्टर की तैयारी करने लग जाते हैं। तो आप देखना किस रास्ते लेकर के जाना चाहते हैं। ये बच्ची है, यूकेजी में है, इसके लिए सवाल है कि मेरी लड़की सिर्फ टीचर की ही बात मानती है, इसको रीडिंग कैसे करवाएं, और मेरी लड़की शरारती है और फ़ोन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। देखिए जी, फ़ोन की प्रॉब्लम तो है आपकी, बच्चे की तो है नहीं, यह तो मैंने आपको बता ही दिया। बच्ची शरारती है तो बढ़िया बात है, यह अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, टीचर की बात मानती है, तो टीचर की बात वह इसलिए मानती है क्योंकि टीचर उसका 2-3 बार नाम ले देती होगी, और आप जो है उसने सुनाते होंगे ज़्यादा। आप सुनाना कम कर दो और टीचर की तरह प्यार से बात करना शुरू कर दो, फिर आपकी भी सुनने लग जाएगी। उल्टा काम कर रहे हो। बाकी रीडिंग कैसे कराएं, इसके लिए ये केजी का बच्चा है, इसके लिए बता दूं, रीडिंग से ज़्यादा ज़रूरी है उस बच्चे को लिसनिंग सिखाना। पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग। अगर ये 2 चीज़ों में बच्चा मास्टर हो जाए, कैसे? बच्चे को आपने कहानी सुनाई, वो बच्चा अगर किसी को कहानी सुनाने लग जाए तो समझ लो बच्चे की जो लिसनिंग है वो बढ़िया हो गई।
सुनाने भी पूरी पूरी लग जाए तो समझो स्पीकिंग भी सही हो गई, भाषा उसको ठीक आ रही है। तीसरे नंबर पे रीडिंग आती है। तीसरे नंबर पे शब्दों का पता चले पहले तो जो भी कहानियों की किताब है पहले बैठकर पढ़िए और ध्यान रखिए आपका उच्चारण सही होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो शक्ति को भी शक्ति पढ़ो, मेरी शक्ति कम होगी। शक्ति यानी श और स का खास ध्यान रखा जाए, मात्राओं का खास ध्यान रखा जाए। अगर उच्चारण खराब है तो उच्चारण खराब सुनेगा, उच्चारण खराब बोलेगा, उच्चारण खराब लिखेगा, फिर आने वाले टाइम में पढ़ेगा भी गलत। एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो पहले आप अपने सही उच्चारण के साथ अपने बच्चे को कहानियां कहना, फिर कहानियां बोलना, फिर पढ़ना तीसरे नंबर पर आता है। जब बच्चा सुनने और बोलने में जब सही से एक्टिव हो जाएगा तो भाई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं फिर रीडिंग तो ठक 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 कर देगा और फिर राइटिंग भी अपने आप चालू हो जाएगी। बस ये समझिए कि आप अपने बच्चे को सही प्रक्रिया से गुजारेंगे तो आपका बच्चा सही सीखेगा, और अगर सही प्रक्रिया से गुजारेंगे नहीं तो फिर आपका बच्चा सीखने की प्रक्रिया में पीछे रह जाएगा। और सीखना ही महत्वपूर्ण है, याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो आपने अपना बच्चा याद करके गुलाम बनाने के लिए पैदा किया है या सीख करके समाज के काम आने के लिए पैदा किया है, ये निर्णय आपने लेना है। यदि आपका जवाब दूसरा है, तो दूसरे नंबर पर बोला है, तो आपका अगला काम है अपने पड़ोस को जगाना, लोगों को जगाना, और अगले सेमिनार में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना।